गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लोग तीसरे सेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जो तीसरा जो सेट है बीपीएससी और आगामी आने वाले जो भी बिहार के एग्जाम होंगे या फिर अदर स्टेट के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसके लिए। और आज इसमें हमने दो चीज़ ऐड की हैं, बिहार और करेंट को। एक चीज़ और आप लोग से हम बताना चाह रहे हैं कि प्रतियोगिता दर्पण, खासकर हम प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2020 से और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा बीपीएससी का तब तक हम आप लोग के सामने उसका पार्ट बाय पार्ट करके लाएंगे। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गए, यानी जितने भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा तो दिसंबर 2020 से जब तक आप लोग का बीपीएससी का एग्जाम नहीं हो जा रहा है 67वीं बीपीएससी, तब तक करंट अफेयर्स आप लोग के सामने लाए जाएंगे। और उसके लिए अलग से हो सकता है कि उसके लिए अलग से हम वीडियो लाएं या फिर या उसी में जो भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की जो संख्या जो बढ़ाई जाएगी तो उसमें भी आप लोग के सामने वो करवाया जाएगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में आप लोग सेट कर लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और हम बोल चुके हैं कि जिनको पीडीएफ चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 7677468500 और मेरा कॉलिंग नंबर है 9204165044। और एक चीज़ और कि 6 तारीख के बाद से अगर कोचिंग रीओपन होने का आदेश अगर आ रहा है तो ऑनलाइन तो अभी एक क्लास चल ही रहे हैं, यूट्यूब पे जो आप लोग को जो अपलोड हो रहे हैं वो तो होंगे ही, और ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा। और टेस्ट सीरीज के लिए भी तो अगर किन्हीं को भी अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास भी अगर करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चला जाए बीपीएससी प्रैक्टिस नंबर सेट 3 की ओर। और हम लोग आज शुरू करेंगे करेंट अफेयर्स से। ये मैक्सिमम क्वेश्चन दिसंबर पीडी से लिया गया है, लेकिन उसके लिए एक अलग से भी आप लोग के सामने वो वीडियो एक हम तैयार करेंगे। लेकिन इस पे सारा आज रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेंगे, बिहार भी रहेगा और मिसलेनियस भी क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स की ओर बढ़ रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है अटल टनल योजना या अटल टनल जो है, याद रखिएगा, जिसको रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहां पे है या किस श्रेणी में है, तो याद रखिएगा पीर पंजाल श्रेणी। यानी अगर पूछेगा कि अटल टनल जो परियोजना जो शुरू की गई है या उसका जो निर्माण जो किया गया है कहां पे किया गया है, या रोहतांग टनल भी, यानी अटल टनल का नाम रोहतांग टनल भी है, ये कहां पे है तो पीर पंजाल। याद रखिएगा, इसका किलोमीटर देख लिया जाए तो ये 9.02 किलोमीटर है और ये मनाली से लेह के बीच, याद रखिएगा ये मनाली से लेह के बीच स्थित है। तो आंसर क्या होगा, अटल टनल यानी रोहतांग टनल कहां पे है तो पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 2, देश की सबसे लंबी सुरंग, याद रखिएगा, यानी कहता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग या देश की सबसे लंबी सुरंग, तो ये एनएच, याद रखिएगा NH 44 पे बनाया गया है चेनानी और नासरी के बीच। चेनानी और नासरी के बीच देश की सबसे लंबी सुरंग है जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर, याद रखिएगा यहां पे 9.28 किलोमीटर है। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो पहला जो क्वेश्चन था उसमें किलोमीटर 9.02, तो ऑप्शन में ये दे सकता है। तो देश की सबसे लंबी सुरंग NH 44 पे स्थित है चेनानी व नासरी के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, देश की पहली सी प्लेन सेवा, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। बिहार में एक एग्जाम हुआ था सिटी मैनेजर का, उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि देश की पहली सी प्लेन सेवा, तो याद रखिएगा केवड़िया जगह है, ये कहां है भाई, अहमदाबाद, यानी गुजरात में नर्मदा जगह है, नर्मदा सबको मालूम है, तो नर्मदा जिले में, ठीक है, केवड़िया एक स्थान है, वहीं पे पहली बार इसको शुरू किया गया। और मालूम है कि वहीं पे सबसे ये लंबा बनाया गया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू जो बनाई गई है, तो वो केवड़िया स्थान है, याद रखिएगा। तो देश की पहली सी प्लेन सेवा केवड़िया में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हर घर जल वाला, हर घर जल, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है,
हर घर जल वाला देश का पहला राज्य, यानी हर घर में जल पहुंच चुका है। याद रखिएगा, एक सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, तो हर घर जल, ठीक है, वाला देश का पहला राज्य गोवा है। आपके पास ऑप्शन बिहार भी रहेगा, क्योंकि यहां जल जीवन हरियाली शुरू की गई है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बेबेल राम कलावन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बेबेल राम कलावन, जो भी हम बोले वो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो बेबेल राम कलावन का संबंध किससे है? तो ये सेशेल्स के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जो भारतीय मूल के हैं। याद रखिएगा, सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेशेल्स की राजधानी, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सेशेल्स की राजधानी कहां? तो सेशेल्स की राजधानी आप याद रखिएगा विक्टोरिया, विक्टोरिया। उसके बाद फेनी पुल किन दो देशों को जोड़ने का काम करती है? फेनी पुल याद रखिएगा, तो फेनी पुल जो है ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ने का काम करती है। जैसे भारत में त्रिपुरा से ये होगा, और बांग्लादेश में रामगढ़ एक जगह है, उस जगह, ये जगह को ये जोड़ेगा। तो याद रखिएगा कि फेनी पुल किन दो देशों को जोड़ने का काम करेगा? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच जोड़ने का काम करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि अटल टनल कहां पे स्थित है? तो अटल टनल जो है वो पीर पंजाल। देश की सबसे लंबी सुरंग, तो चेनानी व नासरी के बीच, याद रखिएगा चेनानी व नासरी के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, देश की पहली सी प्लेन सेवा केवड़िया में स्थित है। हर घर जल वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है। बेबेल राम कलावन ये सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं, और सेशेल्स की राजधानी जो है ये विक्टोरिया है। फेनी पुल किन दो देशों को जोड़ने का काम करेगी या करती है? तो ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ने का काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग बिहार से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन? तो याद रखिएगा, राजनीतिक रत्नाकर के पुस्तक चंदेश्वर हैं। यानी आप देखिए यहां पे आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में कौटिल्य भी दे देगा। इसलिए कौटिल्य दे देगा क्योंकि अर्थशास्त्र का संबंध भी राजनीति से है। लेकिन यहां पे देखिएगा कि राजनीति रत्नाकर ये अलग पुस्तक ही है, जिसके लेखक चंदेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमको लग रहा है कि 60 से 62वीं में ये क्वेश्चन बीपीएससी में कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उद्वंत प्रकाश के लेखक, याद रखिएगा, तो उद्वंत प्रकाश के जो लेखक हैं मौली कवि, इनका नाम ही है मौली, तो मौली कवि उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वह पहला मुगल शासक जिसके अभिलेख बिहार में मिले। याद रखिएगा, अभिलेख की बात यहां पे किया जा रहा है कि वह पहला मुगल शासक जिसके अभिलेख बिहार में मिले। तो अकबर, याद रखिएगा अकबर, और अकबर का शासनकाल आप लोग जान ही रहे हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो 56 से लेकर 1605। उसके बाद बिहार में 3 महाजनपद हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में कितने महाजनपद हैं, तो बिहार में 3 महाजनपद हैं। कौन कौन? मगध, अंग और वज्जी। याद रखिएगा, मगध, अंग और वज्जी। अब यहां पे देखेंगे, मगध की राजधानी राजगीर, अंग की राजधानी चंपा और वज्जी की राजधानी वैशाली। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा, अब यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बिहार में जो 3 जो महाजनपद हैं, कौन सी बौद्ध ग्रंथ से इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ होगा, तो इसके पहले भी हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, देखिए मेरे साथ आप लोग का एक प्लस पॉइंट क्या है कि पीछे का जो क्वेश्चन होगा वो रिपीट होते जाएंगे, तो आपका पूरा रिवीजन होते जाएगा। लेकिन अगर जैन धर्म की अगर बात किया जाएगा कि जैन धर्म यानी जैन धर्म के की कौन सी पुस्तक है या शास्त्र है जिसके बारे में जनपदों की जानकारी मिलती है, टोटल तो 16 जनपद आपको भी मालूम है, तो वो है भगवती सूत्र। याद रखिएगा, वो अगर जैन धर्म की बात करेंगे
तो जैन धर्म का भगवती सूत्र से भी जानकारी मिलती है। तो जैन धर्म के भगवती सूत्र याद रखिएगा, भगवती सूत्र। तो यहाँ पे 2 से 3 तरह से क्वेश्चन बनेगा। पहला, अगर आपको ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, मिलान कीजिए, ठीक है, मिलान कीजिए। तो आप मिला भी सकते हैं कि मगध की राजधानी राजगिरी, अंग का चंपा और वज्जी की वैशाली। और पता है कि वज्जी यानी वैशाली, लिच्छविनी की भी राजधानी वैशाली थी, और पहला विश्व का अगर गणतंत्र देखा जाए तो हम लोग वैशाली को ही मानते हैं। तो एक बार फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक चंदेश्वर। क्वेश्चन नंबर 8, उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि। क्वेश्चन नंबर 9, वह पहला मुगल शासक जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। तो अकबर, और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। ऐसे बैरम खां इसका 4 साल संरक्षक था, इसीलिए कहीं कहीं 1560 देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये तो आपको एकदम हर हालत में याद कर जाना है क्वेश्चन नंबर 10 को, कि बिहार में कितने जनपद हैं। तो बिहार में 3 जनपद हैं, और 3 जनपद कौन कौन? मगध, अंग और वज्जी। मगध की राजधानी कौन है? राजगिरी, अंग का चंपा और वज्जी का वैशाली। और अगर इसके बारे में अगर पूछेगा कि बौद्ध ग्रंथ से कौन सा बौद्ध ग्रंथ जहां से इसकी जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय। कौन सा ऐसा धर्म, जैन धर्म का ग्रंथ है जिसके बारे में जानकारी मिलती है? तो भगवती सूत्र। तो ये बिहार से, और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि कहीं भी आप लोगों को अगर दिक्कत आ रही है, हम अपना नंबर दिए हुए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम अपने आप को रोक के आप लोग को क्वेश्चन ये करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन इसमें बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अब क्वेश्चन हम लाना शुरू किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, और जिनको भी ज्यादा ये होगा तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो विस्तार से भी चलेगा, और बीच बीच में कुछ किसी टॉपिक का भी हम आप लोग के सामने वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम इसको एक पूरे मिलान तरीके से, और ये साइंस से क्वेश्चन है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, वंशगति जेनेटिक्स, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी, और जीवाश्म के पेलियोबायोलॉजी। तो ये याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इससे रहता है, और ये तो एक मिक्स समझ लाए हैं, और साइंस का भी अलग से लाएंगे, बिहार का भी अलग से लाएंगे, और करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन अलग से लाएंगे। लेकिन ये आज मिक्स है क्वेश्चन नंबर सेट 3 का, तो हम इसमें सारे क्वेश्चन को रखे हुए हैं। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सभी सब्जेक्ट के, यानी एक तो मिक्स चलेगा ही, और उसके अलावा 3 और अलग से, जिसमें करेंट अफेयर्स का अलग रहेगा वीडियो, बिहार का अलग रहेगा, और साइंस का अलग रहेगा। चलिए, तो एक बार फिर से हम लोग देख ले रहे हैं। पक्षी के अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, वंशगति को जेनेटिक्स में ये किया जाता है, पर्यावरण इकोलॉजी में, और जीवाश्म पेलियोबायोलॉजी। उसके बाद देखेंगे डायनासोर के बारे में पूछता है कि ये किस कुल का, तो याद रखिएगा मेसोजोइक सरीसृप ये हुआ करते थे। मेसोजोइक जो सरीसृप जो हुआ करते थे, यानी डायनासोर जो हुआ करते थे, ये मेसोजोइक सरीसृप के कुल के हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लाइकेन, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एक मिश्र यानी मिश्रित तरीके के ये काम करते हैं लाइकेन, जिसमें कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। याद रखिएगा कवक और शैवाल, ठीक है। तो कवक और शैवाल के जो मिश्रण जो होते हैं वो लाइकेन कहलाते हैं। और याद रखिएगा कि कवकों का अध्ययन, याद रखिएगा कल भी हम आपको बताए थे, कवक के अध्ययन को ये एकदम याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। और एक आपका क्या बचा, शैवाल, तो शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो फाइकोलॉजी। तो ये क्योंकि ये क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा। देखिए हम आराम से आप लोगों को बताते हैं, ये नहीं कि हड़बड़ा के बस केवल पीडीएफ कर दिए बनाते गए और ये करते गए, नहीं, आराम से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कवक और शैवाल के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लाइकेन। यानी लाइकेन में क्या क्या होगा, तो कवक और शैवाल होंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे, उसके पहले एक बार फिर से हम आप लोग को ये बता दे रहे हैं। पक्षियों के अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, वंशगति जेनेटिक्स,
पर्यावरण के अध्ययन इकोलॉजी, जीवाश्म पेलियोबायोलॉजी। उसके बाद पता है डायनासोर किससे संबंधित है, तो मेसोजोइक सरीसृप से संबंधित है। लाइकेन में क्या है, तो कवक और शैवाल, और ये दोनों मिश्रित होते हैं। तो कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो फाइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब किया गया था। तो याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग जो किया गया था 1929 ईस्वी के लाहौर, याद रखिएगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में, ठीक है, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग तो की गई थी और कहा गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा भी किया गया था। तो एक बार फिर से सुन लेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब की गई, तो 1929 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी। याद रखिएगा मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन छोटा से छोटा क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रखेंगे। प्रधान मध्यान्ह रेखा गुजरती है, याद रखिएगा प्रधान मध्यान्ह रेखा गुजरती है तो 5 राज्यों से। अब ये राज्य को याद करने का एक तरीका है, याद रखिएगा हम यहां लिख दे रहे हैं कि 5 राज्य कौन कौन है। तो याद रखिएगा ये है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा स्थित तो आपको मालूम है कि इलाहाबाद के नजदीक यूपी में है, लेकिन कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से। तो इसका याद करने का तरीका क्या है, मकाऊ। याद रखिएगा मकाऊ। एम से मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा और यू से उत्तर प्रदेश। तो ये 5 राज्य कौन कौन है आपके सामने हम लिख दिए और ये इसका फॉर्मूला भी लिख दिए। फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं मकाऊ से। लेकिन स्थित अगर पूछेगा तो वो इलाहाबाद के नजदीक यानी उत्तर प्रदेश में, और सबसे अगर और भी नियरेस्ट तो मिर्जापुर आप कर सकते हैं। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रधान मध्यान्ह रेखा गुजरती है यानी कितने राज्यों से होकर गुजरती है पूछा जाएगा, तो 5 राज्य। 5 राज्यों के नाम हम आपको बता दिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। और याद करने का तरीका क्या है, मकाऊ। क्वेश्चन नंबर 17, सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। याद रखें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942। सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, PIL किसके समय लाया गया था। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो PN भगवती, याद रखिएगा PN भगवती के समय PIL लाया गया था। और ये दायर कहां किया जाता है, PIL यानी जनहित याचिका बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है। तो ये दायर कहां किया जाता है, तो याद रखिएगा ये दायर किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हम SC कर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और HC यानी हाई कोर्ट, ये 2 जगह ही इसको दायर किया जाता है। ये निचली अदालत में दायर नहीं किए जाते हैं। तो PIL किसके समय लाया गया था, PN भगवती के समय। और ये कब लाया गया था, ये लाया गया था 1979 और इसको कहां से लिया गया है, तो ये USA से एडॉप्ट किया गया है PIL को। याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो PIL किसके समय लाया गया, PN भगवती के समय। ये कब आया, 1979 ईस्वी में 1979। ये कहां दायर कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और ये कहां से लाया गया, लिया गया, तो USA के संविधान से यानी USA से लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा एक वर्ड हम आपको दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये वर्ड याद रखिए, 4 शब्द। तो यानी खिलाड़ियों की संख्या 4।
लेकिन आपके पास ऑप्शन 7 रहेगा तो उसका भी एक आंसर है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या, तो वाटर का ये 3 लेटर हुआ, हिंदी में 3 हुआ, और पोलो का ये हो गया 4, तो 3 + 4 अगर हम लोग करेंगे तो 7 हो गया। यानी पोलो में कितने लेटर, 1 2 3 4, तो खिलाड़ियों की संख्या 4। वाटर पोलो में कितने, तो वाटर में 3 और पोलो में 4 है, तो 4 और 3 7, यानी वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या, तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहां पर है, कहता है कि दशवंत और बसावन प्रमुख चित्रकार थे किसके शासनकाल में। तो जहां चित्रकारी की बात आएगी तो हम लोग तुरंत लगा देते हैं जहांगीर, तो गलत है, याद रखिएगा, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल को चरमोत्कर्ष माना गया, गोल्डन पीरियड माना गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी चित्रकार हुए वो जहांगीर के शासनकाल में ही हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दशवंत और बसावन प्रमुख चित्रकार थे किसके शासनकाल के, तो अकबर के शासनकाल के दशवंत और बसावन प्रमुख चित्रकार थे। तो क्वेश्चन यहां से एक रहेगा, याद रखिएगा, एक मुगल शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन जो रहेगा वो जहांगीर और अकबर से ही रहता है, और खासकर चित्रकारी से ही रहेगा। तो ये रहा आप लोग के सामने 20 क्वेश्चन का सेट, और धीरे धीरे क्वेश्चन के और भी बढ़ाए जाएंगे, क्वेश्चन और भी संख्या बढ़ेंगे, और 3 चीज और भी प्लस पॉइंट हम आप लोगों को कर चुके हैं, जो बता चुके हैं, करेंट अफेयर, साइंस और बिहार। तो उसके भी अलग से आप लोग के सामने वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तब तक के लिए हम पहले ही कल बोल चुके हैं कि ज्यादा मुझे अब कुछ नहीं बोलना है, कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए यूट्यूब चैनल पे नए नए वीडियो आप लोग के सामने जाते रहेंगे, आप लोग देखिए और समझिए उसको। जहां भी अगर लगे कि सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। तब तक के लिए सभी लोग, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक बार फिर बोल रहे हैं कि मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है, ऑफलाइन भी 6 तारीख के बाद से, अगर गवर्नमेंट आदेश दे रही है तो खुलेगी। कोचिंग का नाम है स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस, बोर्ड पे नंबर है 7677468500 और 9204165044। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा एड्रेस है कोचिंग का स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस, साधनापुरी, गर्दनीबाग, पटना।